हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। एक बार बच्चों आपका फिर से वेलकम है चैनल पे। आज हम फिर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं 9th चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। और क्या नाम था चैप्टर का? इंटरनल ट्रेड। और भी इसके 3-4 नाम थे, याद करो, फटाफट रिवाइज करते हैं एक छोटा सा। कि इसका एक नाम था इनलैंड ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड, ये 3 और इसके नाम थे। और इंटरनल ट्रेड का मीनिंग क्या था कि अगर किसी भी कंट्री के जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज होती है उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का बाय एंड सेल हो रहा है तो उसको बोलते थे इंटरनल ट्रेड। और हमने 2 चीज़ें और पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड के, होलसेल ट्रेड और आपका रिटेल ट्रेड। तो आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। इजी से टॉपिक्स हैं, थोड़े बड़े टॉपिक है। होलसेल ट्रेड का मीनिंग पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर ये क्या क्या सर्विसेज देता है वो पढ़ेंगे, और ऐसे ही रिटेल का करेंगे। है बहुत सा इजी टॉपिक। अगर आपने होलसेल ट्रेड का मीनिंग भी समझ लिया तो उसी से आपको इनके जो सर्विसेज हैं वो क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात ज़रूर याद रखना, जो मैं हेडिंग्स लिखवाऊंगा, जो पॉइंट्स होते हैं, एक आपको सब हेडिंग दी रखी होती है, फिर एक्सप्लेनेशन होती है बुक्स में, तो वो हेडिंग्स आपने एक्यूरेट याद रखनी है। क्योंकि पेपर में जैसे ही आपने हेडिंग्स लिखी, अब तो सब्जेक्टिव पेपर है, तो हेडिंग लिखते ही टीचर को ये पता लग जाएगा कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है। हाफ मार्क्स आपको हेडिंग लिखते ही मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज होलसेल ट्रेड। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि होलसेल ट्रेड कौन होता है? जो सीधा मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर कौन होता था? जो किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, जो रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड्स को बनाता है, उसे कहते हैं हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं और मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं। आपने अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा प्रोड्यूसर। तो जो होलसेलर होता है वो सीधा मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है, और जो ये सामान खरीदता है वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, बल्क में खरीदता है, बहुत ज़्यादा। 1 पीस, 2 पीस, 10 पीस नहीं, डजन्स में लेता है, थाउजेंड्स की क्वांटिटी में ये सामान खरीदता है। किससे खरीदता है? डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से। और ये एक्ट एज अ मिडल मैन करता है। किसके बीच में मिडल मैन? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर। रिटेलर कौन होते थे? जो हमारी शॉप्स होती है नॉर्मल, जो बहुत सारे गुड्स लेके बैठे हुए हैं लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। और जो मैन्युफैक्चरर होता है लार्ज क्वांटिटी में लेके बैठता है, और मोस्टली इसके पास लिमिटेड गुड्स होते हैं। या तो ये सोप ही बेच रहा होगा, या शैम्पू बेच रहा होगा, या सिर्फ मार्कर बेच रहा होगा। तो इनकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है गुड्स की, क्योंकि बल्क में खरीदना है। अब इतना सारा, जैसे रिटेलर शॉप में जाओ तो अगर हम उनसे कोलगेट लेते हैं, मान लो हम कहते हैं टूथपेस्ट लेना है, तो वो बहुत सारे ब्रांड्स दिखा देगा, कोलगेट, टूथपेस्ट, पतंजलि, क्लोजअप, बहुत सारे। लेकिन इनके पास 1 या 2 ही ब्रांड होंगे, मोस्टली एक ही होता है, क्योंकि इन्होंने बल्क में खरीदना। अगर इतने सारे प्रोडक्ट बल्क में खरीदेंगे तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगानी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा, सबकी डिटेल रखनी पड़ेगी। और क्या होता है, अब जो पर्सन होलसेल ट्रेड का काम करता है उसको बोलते हैं होलसेलर। क्या बोलते हैं? होलसेलर। अब इसके फंक्शंस पे आ जाओ कि ये क्या काम करते हैं। मेन सामान तो खरीदते हैं, ये तो हमने देख लिया। और भी ये बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करते हैं, जैसे ग्रेडिंग ऑफ गुड्स। अब ये ग्रेडिंग ऑफ गुड्स क्या होता है कि गुड्स को ग्रेड में बांटना है कि ये ए क्वालिटी है, ये बी क्वालिटी है, ये हाई क्वालिटी है, ये लो क्वालिटी है, तो वो भी होलसेलर ही बांटता है। इसके अलावा ये पैकेजिंग भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पैकेजिंग में नहीं आते मैन्युफैक्चरर से, ओपनली आते हैं, तो होलसेलर अपनी पैकेजिंग उसको करते हैं अलग से, स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल लोट्स में ये पैकेजिंग करते हैं। वहाँ से तो लार्ज में आएगा। मान लो कोई फ्रूट्स का काम करता है, होलसेलर है फ्रूट्स का, तो वहाँ से तो पूरा ट्रक आएगा। फिर ये लोग उसको अलग अलग पीस में, कार्टून में पैक करके अलग से बेचते हैं। और स्टोरेज का काम करते हैं। अभी हम ये उसके सर्विसेज वाले पॉइंट में भी पढ़ेंगे होलसेलर के, कि जो मैन्युफैक्चर होता है वो तो बना देता है सामान, जैसे उसको ऑर्डर आता है। जो होलसेलर होता है वो ही अपने गोडाउन में सामान रखता है। ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चर के वहाँ से सामान लाना फिर रिटेलर तक पहुँचाना, वो काम भी कौन करता है? होलसेलर। कलेक्शन ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, वो दिल्ली में नहीं है। मान लो आप दिल्ली में रहते हो, अब वो दिल्ली से दूर पंजाब में, अब उनको नहीं पता दिल्ली में क्या मार्केट इन्फॉर्मेशन है, क्या सिनेरियो है, क्या किस चीज़ की डिमांड है। तो जो होलसेलर होता है वही इस इंफॉर्मेशन को लेता है, रिटेलर से पूछता है कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, फिर मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है। तो ये था इसका मीनिंग और फंक्शंस। अब देखो इसके वो करते हैं आपके सर्विसेज। 2 टाइप की सर्विसेज है। एक तो ये सर्विस देता है मैन्युफैक्चरर को, और एक ये सर्विस देता है रिटेलर को।
तो हमने दोनों को देखना है कि रिटेलर को क्या सर्विस दे रहा है और मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस दे रहा है। देखो स्क्रीन पे आ गया होगा आपके पास, पहले मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस दे रहा है। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जो हमारी चैन है, एक चैन है, पहले मैन्युफैक्चरर है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है और फिर कस्टमर है। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर बीच में नहीं है, तो रिटेलर जो होते हैं ये तो स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। आपने गली में जाओगे, एक लिमिटेड आपको स्टॉक मिलेगा, दिखेगा दुकान पे। अगर ये होलसेलर ना होता तो मैन्युफैक्चरर एक एक दुकानदार के पास जाता कि आपको कितना सामान चाहिए, जो कि उसके लिए जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। आपके एक एरिया में 1000 से ज़्यादा दुकान होगी, तो एक मैन्युफैक्चरर कितनी बार जाएगा, कितनी बार छोटा छोटा ऑर्डर लेगा। मोस्टली जो आपकी वो होती हैं फैक्ट्रीज होती हैं, वो ऐसे इलाके में होती है जो हमारे एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, अर्बन एरिया से दूर होती है, रूरल एरिया में। तो वहाँ पे दिक्कत आती है, वहाँ से डेली आना, डेली अप डाउन करना प्रॉब्लम होगी। तो जो आपका होलसेलर होता है वो क्या करता है, इन रिटेलर से, आपके एरिया में 50 रिटेलर है, 100 रिटेलर है, इनसे सबसे ऑर्डर लेता है। किसी ने 5 ऑर्डर दिया, किसी ने 10, किसी ने 15, और एक बड़ा ऑर्डर बना के मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर डालता है। तो मैन्युफैक्चरर को क्या फ़ायदा होता है कि उसको लार्ज एक ही बार में प्रोडक्शन बनाना पड़ता है, जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आती है और उसको प्रॉफिट भी फिर ज़्यादा होता है। तो पहले पॉइंट में आपका यही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट, होलसेलर कलेक्ट स्मॉल ऑर्डर फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स एंड मेक परचेज इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। This enables the manufacturer to undertake production on a large scale and minimize cost of production and hence obtain advantage of the economy of the scale। ये आपने अगर जिस बच्चों के पास इकोनॉमिक्स हैं, मोस्टली के पास होगी ही, इकोनॉमिक्स में आपने प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें जो पॉइंट्स है, जितने ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतने ज़्यादा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। तो ये वही पॉइंट है, तो होलसेलर ही हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट है बेरिंग रिस्क। अब देखो होलसेलर को हमने ऑर्डर दिया, मतलब मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दिया, मैं होलसेलर हूँ, मैन्युफैक्चरर ने बना के मेरे को भेज दिया, वो बिके ना बिके, ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, गोडाउन में पड़े पड़े, स्टोरेज में पड़े पड़े सड़ जाए, तो मैन्युफैक्चरर की कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई रिस्क नहीं होता। सारा रिस्क कौन उठाता है, होलसेलर। तो ये भी एक मैन्युफैक्चरर को बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, उसको तो जितना ऑर्डर आया वो उतना ही बना देगा। आगे देखो फाइनेंशियल सपोर्ट। अब ये फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, देखो हम लोग रिटेलर से जब सामान लेते हैं मोस्टली हम कैश पेमेंट में लेते हैं। क्रेडिट भी कहीं कहीं चलता है कि हम एक एरिया में बहुत टाइम से रह रहे हैं, साथ में ही दुकान है, तो हम ले लेते हैं। रिटेलर जो होलसेलर से सामान लेता है वो क्रेडिट पे लेता है। क्रेडिट और कैश अलग अलग कंपनियों का होता है, दोनों का, मतलब दोनों एक कंपनी में दो, किसी कंपनी में कैश ही चलता है, किसी में कोई कंपनी क्रेडिट भी अवेलेबल देती है। लेकिन होलसेलर जो होता है ना बच्चों, वो मैन्युफैक्चरर से हमेशा कैश में ही पेमेंट लेता है, हमेशा कैश में ही पेमेंट करता है, तभी उसका मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर कभी भी अपना लॉस नहीं उठाता, वो जब तक पैसे नहीं आते तब तक पीछे से रॉ मटेरियल नहीं बनाएगा और ना ही उसे खरीदेगा, ना ही बनाएगा। तो ये भी एक मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा हो गया कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया, कि कैश आपके पास पहले ही आ चुका है। अब देखो थर्ड पॉइंट, एक्सपर्ट एडवाइस। अब एक्सपर्ट एडवाइस वाला देखो पॉइंट पढ़ते हैं। एज द होलसेलर आर इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिटेलर्स, दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स, मार्केट कंडीशन, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज एक्सेट्रा टू द मैन्युफैक्चरर। सच मार्केट इंफॉर्मेशन हेल्प द मैन्युफैक्चरर्स टू रेगुलेट प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। अब ये देखो होलसेलर क्या होता है, ये रिटेलर के पास जाता है। अब रिटेलर को ये अपना सामान दिखाता है और पूछता है कि बताओ ये सामान की डिमांड ज़्यादा है या नहीं है। कस्टमर किस तरह के, हम जाते हैं दुकानदार के पास, कस्टमर बन के जाते हैं, हम पूछते हैं कि आंटी या अंकल अब ये वाला सामान नहीं आ रहा, या ऐसा ही कोई ऐड आई है टीवी में, किसी और कंपनी का आया है, वो सामान नहीं मिल रहा आपके पास। तो रिटेलर क्या करता है, ये बात मैन्युफैक्चरर को बनाता है कि इस चीज़ की डिमांड कस्टमर कर रहा है, आप ये सामान ला के दो। फिर होलसेलर मतलब रिटेलर होलसेलर को बताता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को फिर ये बताता है कि इस चीज़ की डिमांड है, आप ये चीज़ प्रोड्यूस करो। तो इससे क्या हुआ, एक नॉलेज मिल गई प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को, कि उसे क्या चीज़ बनानी है, किस चीज़ की मार्केट में डिमांड है, जिससे उसको ही
सप्लाई पूरी होगी और वो अच्छे से बेच पाएगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है, अब बहुत सारी कंपनी है, मान लो मैं कोई कंपनी है एक्स कंपनी, उसका मैं होलसेलर हूँ, लेकिन जो रिटेलर है उनके पास और भी कंपनियों के होलसेलर आते होंगे, तो रिटेलर मुझे बताएगा कि भाई जो प्रोडक्ट आप बेचते हो वैसा ही प्रोडक्ट किसी और कंपनी ने भी स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे को भी, अब मैं ये बात किसे बताऊंगा, मैन्युफैक्चरर को जाके। अब मैन्युफैक्चरर को ये भी पता लग जाएगा कि मेरे साथ में ही कोई मेरा कॉम्पिटिटिव आ गया, कॉम्पिटिटर आ गया, मेरे को संभाल के अपने प्रोडक्शन को देखना पड़ेगा और मार्केट को देखना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा सर्विस होती है जो होलसेलर देता है मैन्युफैक्चरर को। इसके बाद फैसिलिटेटिव कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी कैसे, अब मान लेते हैं 100 रिटेलर है हमारे एरिया में, 100 रिटेलर है। अब इस 100 में से 20-30 तो ऑर्डर देंगे ही देंगे। मान लो कोई भी प्रोडक्ट है एक्स है, 100 के 100 नहीं दे रहे, लेकिन 20-30 तो देंगे ही। अब वो 20-30 का छोटा छोटा स्मॉल क्वांटिटी का ऑर्डर एक बड़ा ऑर्डर बन गया, फिर होलसेलर मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर डाल देगा। तो क्या होगा कि कॉन्टीन्यूटी चलती रहेगी। जब इसमें से 20 ने अभी ऑर्डर दिया, तब तक बाकी वालों का हो सकता है 30 का सामान ख़त्म हो जाए, तो फिर वो 30 ऑर्डर डाल देंगे। तो एक कॉन्टीन्यूटी चलती रहती है मैन्युफैक्चरर की, सामान चलता रहता है, बिजनेस चलता रहता है। इसके बाद स्टोरेज। अब जो स्टोरेज होती है वो भी हमने पढ़ा था कि जो होलसेलर होते हैं वो अपनी स्टोरेज, अपना गोडाउन बनाते हैं। मैन्युफैक्चरर बहुत रेयर ही होता है कि अपना गोडाउन बनाए। देखो क्या लिखा हुआ है, होलसेलर टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री एंड स्टोर देम इन देयर वेयर हाउस। दिस रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर स्टोरेज फैसिलिटी फॉर फिनिश्ड गुड्स। अब क्या है, मैन्युफैक्चरर गुड्स, इसका एक रीज़न भी है कि क्यों होलसेलर ही गोडाउन रखते हैं। होलसेलर जो होते हैं वो मोस्टली आपके ही एरिया के होते हैं, तो वो उनका गोडाउन जो होता है वो आपके एरिया में ही होता है। जब भी उनको सामान का ऑर्डर आता है वो वहाँ से निकाल के दे देते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर अपना गोडाउन बनाएगा तो वो अपने एरिया के पास में बनाएगा जहाँ पे सेफ्टी हो। अब उसका जो एरिया है वो ऑलरेडी इतनी दूर होता है, तो वहाँ पे गोडाउन बनाने का वैसे ही फ़ायदा नहीं है। तो स्टोरेज की भी जो फैसिलिटी होती है वो होलसेलर प्रोवाइड कराता है मैन्युफैक्चरर को, ये भी एक एडवांटेज है। लास्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यही अभी जो हमने देखा था कि अगर होलसेलर ना हो तो मैन्युफैक्चरर को सारे रिटेलर्स के पास जाना पड़ेगा। अगर हम पार्ले जी की ही बात करें, हर शॉप पे पार्ले जी मिलता है, छोटी से छोटी शॉप हो चाहे बड़ी से बड़ी हो। अब पार्ले जी वाली कंपनी को, पार्ले कंपनी को कितने दुकान के पास जाना पड़ेगा, कितने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर ये वाली जो लिमिटेशन है ये पूरी कर देता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। बहुत हर एरिया में अलग अलग होलसेलर होते हैं, जैसे दिल्ली में 1-2 होंगे, ऐसे पंजाब में अलग होगा, हरियाणा में अलग होगा, जो डायरेक्टली पार्ले कंपनी से खरीदते होंगे सामान बल्क में पूरा ट्रक भर के और फिर रिटेलर को देते होंगे। तो ये कौन सी सर्विसेज थी, ऐसी सर्विसेज जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता है। अब ऐसे ही रिटेलर्स को भी वो कुछ सर्विसेज देता है। तो देखो पहली क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब अगर रिटेलर खुद इसके पास सामान लेने जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। उसको एक तो इतनी दूर जाना पड़ेगा, प्लस अब वो इतनी कम क्वांटिटी में सामान खरीदेगा तो उसकी बार्गेनिंग पावर भी ख़त्म हो गई, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में ही बेचेगा, 5 पीस 6 पीस तो बेचेगा नहीं। तो होलसेलर क्या होते हैं, 6 पीस 12 पीस में भी रिटेलर को सामान प्रोवाइड करवा देते हैं जब भी उनको ज़रूरत होती है। इसके बाद मार्केटिंग सपोर्ट। अब मार्केटिंग सपोर्ट कैसे, देखो पढ़ो इसको। द होलसेलर्स प्रोवाइड मार्केटिंग सपोर्ट टू रिटेलर्स बाय अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड अदर सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी टू इंड्यूस कस्टमर बाय द गुड्स। अब रिटेलर जो क्यों, होलसेलर, आपने देखा हो कई बार आप सामान लेने जाओगे तो बहुत कंपनी के सेल्समैन आए होते हैं, वो स्टिकर लगाते हैं या अलग अलग तरह के वेज होते हैं एडवर्टीजमेंट करने के, वो कर देते हैं। तो एक रिटेलर को, अब कोई नया प्रोडक्ट आया, रिटेलर को बार बार बताना नहीं पड़ेगा ये प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। वो होलसेलर अपने आप स्टिकर्स वगैरह या अलग अलग गिफ्ट वगैरह आगे लग के चले जाते हैं, जिससे कस्टमर को अपने आप पता लग जाता है कि नई स्कीम आई है। या होलसेलर रिटेलर को ये भी समझाता है कई बार कि आपने इस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को क्या बताना है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्यों ये दूसरे प्रोडक्ट से बेटर है या क्यों डिफरेंट है, तो वो भी एक ये इन्फॉर्मेशन देता है। इसके बाद ग्रांट ऑफ क्रेडिट। अब मैंने बताया था आपको कि होलसेलर रिटेलर को क्रेडिट में भी सामान दे देते हैं, कैश में भी दे देते हैं, कि आज सामान दिया 15 दिन बाद पेमेंट होगी बिल की, 1 महीने बाद पेमेंट होगी। तो ये भी एक रिटेलर को फ़ायदा मिल गया
कि जब तक उसका सामान बिक जाएगा तब उसको पेमेंट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब देखो ये भी पढ़ो, द होलसेलर प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द रिटेलर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, देयर यूज, प्राइस, क्वालिटी एक्सेट्रा। दे में आल्सो एडवाइस ऑन अ सेटअप ऑफ अ रिटेलर आउटलेट। अब वही नया प्रोडक्ट आया, कभी कभी रिटेलर को भी नहीं पता होता, वो भी हमारी तरह रिटेलर एक नॉर्मल पर्सन है, कस्टमर को पता होता, कभी कभी रिटेलर को नहीं पता होता कि टीवी में इस चीज़ की ऐड आ गई है और ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है। फिर वो उस कंपनी वालों से कांटेक्ट करता है, होलसेलर से कांटेक्ट करता है कि क्या प्रोडक्ट आया, उसका यूज़ क्या है, ये क्यों होता है। कई बार आप सामान लेने जाओगे ना, दुकानदार खुद बता देता है कि ये नया प्रोडक्ट आया, देखो कंपनी वाले देके गए हैं, हमें सैंपल देके जाते हैं कई बार, इसके ये यूज़ है, ये इससे बेटर है, वही सब। तो ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी देते हैं। लास्ट है रिस्क शेयरिंग। अब रिस्क शेयरिंग कैसे, सारा का सारा रिस्क जो होता है अकेला होलसेलर ही उठाता है, मैन्युफैक्चरर भी नहीं उठाता, रिटेलर भी नहीं उठाता। अगर कोई सामान एक्सपायर हो जाता है, मोस्टली चीज़ों में ऐसा होता है कि अगर सामान एक्सपायर हो गया तो रिटेलर भी होलसेलर को वापस कर देता है वो सामान। बहुत सारे सामान वापस नहीं भी जाते, जैसे ब्रेड की बात करते हैं तो ब्रेड वापस चली जाती है, शैम्पूस वगैरह, आपके ऑयल्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह, ये सब वापस चले जाते हैं अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो ये भी एक बेनिफिट मिल जाता है रिटेल स्टोर वाले को, ताकि उसको लॉस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वो कम क्वांटिटी में बेच रहा होता है। तो ये हो गए हमारे होल सेलर के पॉइंट सारे, सर्विसेज भी हो गई, फंक्शन भी हो गई, मीनिंग भी हो गई। अब आगे स्टार्ट करते हैं रिटेलर वाला, रिटेलर का मीनिंग, रिटेलर के सर्विसेज और फंक्शन। तो चलो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं अपना रिटेल ट्रेड का टॉपिक। देखो अब रिटेलर कौन होता है, क्या करता है। ये भी गुड्स एंड सर्विसेज मतलब बाय करता है और सेल करता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। ये जो गुड्स लेता है ये स्मॉल क्वांटिटी में लेता है और होलसेलर लेता था लार्ज क्वांटिटी में। इनको बोलते हैं रिटेलर। जो आपकी दुकान वगैरह होती है, आपने देखा भी होगा बोर्ड में लिखा होता है रिटेलर शॉप, और होलसेलर वाले में लिखा होता है होलसेलर। बाय फ्रॉम होलसेलर, ये किससे खरीदते हैं, सीधा होलसेलर से खरीदते हैं। और किसको बेचते हैं, कंज्यूमर को, मतलब हम लोगों को जो घर में किसी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शन को ध्यान से देखना। कलेक्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन, यही हमने मैन्युफैक्चरर में भी देखा था कि ये कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, उसकी सर्विसेज में देखा था। लेकिन सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो कौन करता है, रिटेलर। क्योंकि डायरेक्टली डेली कांटेक्ट में कौन आता है, कंज्यूमर के रिटेलर। तो रिटेलर ही होता है जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फिर वो जाती है होलसेलर पे, फिर जाती है मैन्युफैक्चरर पे। इसके बाद स्टोर ऑफ गुड्स, ये लोग भी जो रिटेलर वाले बिजनेस होते हैं ये भी स्टोर करके रखते हैं गुड्स को, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं एज़ कम्पेयर टू होलसेलर। होलसेलर का तो बहुत बड़ा गोडाउन होता है 200 गज 500 गज में, लेकिन ये लोग अपनी ही शॉप्स में या अपने घर में या शॉप्स के पीछे थोड़ी क्वांटिटी में सामान को स्टोर करके रखते हैं, ताकि एकदम जब कस्टमर आए तो लेने ना जाना पड़े हमें उस टाइम, या उस टाइम तो होलसेलर आएगा नहीं, वो भी 1-2 दिन बाद आएगा, तो इसलिए। क्रेडिट टू बायर, और ये भी हमने देखा था, अगर आप डेली कस्टमर हो किसी रिटेलर शॉप के, आपके एरिया की ही शॉप है, बहुत टाइम से वहाँ रह रहे हो, तो ये लोग भी मंथली या किसी भी तरह से टर्म वाइज क्रेडिट का आपको बायर को दे देते हैं उधार पे सामान। प्रमोशन ऑफ गुड्स, अब होलसेलर में भी हमने ये देखा है प्रमोशन करते हैं होलसेलर गुड्स की, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमोशन जो करते हैं किसी प्रोडक्ट को बेचने में सबसे ज़्यादा हेल्प जो करता है वो करता है एक रिटेलर। क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर को, कंज्यूमर को कन्वेंस करना है वो रिटेलर नहीं करना है। इसलिए बहुत बार वो हमें कहते हैं ये नया प्रोडक्ट आया, ये लेके देखो, बहन जी हमारी गारंटी है, लेके देखो वापस दे जाना, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। तो ये ही प्रमोशन करते हैं। ये हो गए इसके फंक्शंस। अब आ जाओ सर्विसेज पे, फिर से बुक पे आते हैं कि रिटेलर क्या क्या सर्विसेज देता है कंज्यूमर को और होलसेलर को। मैन्युफैक्चरर से इसका कोई लिंक नहीं होता। तो देखो पहले मैन्युफैक्चरर होलसेलर को क्या देखा हुआ है, साथ में मैन्युफैक्चरर भी लिखा हुआ है, बट क्यों लिखा हुआ है, अगर हम होलसेलर को कोई सर्विस दे रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ पहुँचेगी, मैन्युफैक्चरर के पास, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है। देखो हेल्प मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब चाहे मैन्युफैक्चरर की बात करूं चाहे होलसेलर की बात करूं, दोनों के लिए ही पॉसिबल नहीं है कि हर कंज्यूमर के घर जाके सामान बेचना। आपको पता ही नहीं है कि वो कंज्यूमर आपका सामान लेता भी है या नहीं लेता। करोड़ों कितने सारे कंज्यूमर, हर पर्सन किसी ना किसी चीज़ का कंज्यूमर है। हर इंडिया में मतलब वर्ल्ड में
हर पर्सन कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है, तो जो पार्ले जी वाली कंपनी है वो हर घर पे तो जाएगी नहीं कि पार्ले जी का बिस्कुट ले लो, एक बिस्कुट ले लो, 2 बिस्कुट ले लो। और टाइमिंग, अब हम लोग क्या है, रिटेलर के पास कभी भी जाके सामान खरीद लेते हैं। सुबह 6 बजे शॉप्स खुल जाती है उनकी, रात के 10, 11, 12 बजे तक शॉप्स अवेलेबल होती है, खुली होती है। जब हमारा मन करता है, जितनी क्वांटिटी में मन करता है हम वो ले लेते हैं। लेकिन होलसेलर और मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं कर सकते, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में हेल्प करते हैं उनके बिहाफ पे। सेकेंड पॉइंट, पर्सनल सेलिंग। अब ये पूरे एफर्ट लगाते हैं, देखो लिखा भी हुआ है, थ्रू पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स रिटेलर हेल्प टू इंक्रीज द डिमांड फॉर अ गुड्स। ये लोग पूरी हेल्प करते हैं, एफर्ट लगाते हैं कि कंपनी का गुड्स बिके, कोई सामान बिका ना रह जाए। ये आप 2 पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हो। एक तो ये हमारे कंज्यूमर के बिहाफ में हमें अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, कभी कभी इनको क्या होता है, किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होता है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है, तो ये उसको बेचने की भी ट्राई करते हैं। इसके बाद है एनेबलिंग लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अब ये हम ऑलरेडी होलसेलर वाले में भी पढ़ चुके हैं। सारे रिटेलर जितने भी हैं छोटा छोटा स्मॉल क्वांटिटी में ऑर्डर्स डालते हैं, तब जाके एक बड़ा ऑर्डर बनता है होलसेलर के पास, फिर होलसेलर उसी को मैन्युफैक्चरर को देता है। अगर रिटेलर ही ऑर्डर नहीं डालेगा तो कभी भी बड़ा ऑर्डर नहीं बन सकता। इसके बाद कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब ये पढ़ते हैं, देखो, एज रिटेलर रिमेन्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देयर कस्टमर, दे प्रोवाइड यूजफुल एंड रिलायबल मार्केट इन्फॉर्मेशन टू द होलसेलर। एक तो वो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, डेली कॉन्टैक्ट में आते हैं, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक के कॉन्टैक्ट में एक रिटेलर रहता है, पर यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है जो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, यूजफुल है, रिलायबल है, जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं। और आगे क्या, अबाउट द टेस्ट, प्रेफरेंस एंड एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर, की एक कस्टमर का आपके प्रोडक्ट को लेके क्या एटीट्यूड है। कि कभी कभी कस्टमर कहता है ना कि पहले इनका जो सामान है इस कंपनी का अच्छा आता था, अब अच्छा नहीं आता, तो रिटेलर ही बताएगा कि अब आपका सामान नहीं बिकता। कस्टमर कहता है अब आपके सामान में वो टेस्ट नहीं आया या वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो रिटेलर ही सबसे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता है। इसके बाद हेल्प्स इन सेल्स प्रमोशन। अब बहुत सारे प्रमोशन कई बार रिटेलर खुद अपनी तरफ से डिस्काउंट देते हैं। कैसे डिस्काउंट देते हैं कि अगर आप 2000 का सामान खरीदोगे एक गिफ्ट में देते हैं, छोटा मोटा गिफ्ट देते हैं। 5000 की सेल करोगे, परचेस करोगे तो आपको छोटा मोटा गिफ्ट दे देते हैं। तो एक तरह से प्रमोशन कर रहे हैं सेल्स की। अब अगर रिटेलर मना कर दे होलसेलर को कि मैं आपका स्टिकर नहीं चिपकाता, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं लगा सकता। तो ये वो इस चीज़ की भी बहुत हेल्प करते हैं, अलग अलग एडवर्टीजमेंट चिपकाते हैं। जब कोई आता है पर्सन, उसको बताते हैं कि देखो नया प्रोडक्ट आया या मार्केट में नया प्रोडक्ट आने वाला है, तो ये रिटेलर बहुत अच्छी एक सर्विस देते हैं। अब आ जाओ हम कंज्यूमर्स को, ये लोग रिटेलर क्या सर्विस देते हैं। सबसे पहला, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। रेगुलर जिस टाइम भी हमें गुड्स चाहिए, जैसा भी गुड्स चाहिए, जितनी क्वांटिटी में गुड्स चाहिए और जितने टाइप के गुड्स चाहिए, ये सब हमें एक ही टाइम पे प्रोवाइड करवा देते हैं, एक ही प्लेस पे। हम एक बार शॉपिंग के लिए जाते हैं दुकान पे, अपने घर का पूरे महीने के 10-20 चीज़ें लेके आ जाते हैं। तो ये रेगुलर बेसिस पे हमें सामान प्रोवाइड कराता है। दूसरा, न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है, उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमें एडवर्टीजमेंट से पहले रिटेलर दे सकता है, क्योंकि जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है एडवर्टीजमेंट बाद में आती है और रिटेलर के बाद वो पहले पहुंच जाता है। कभी कभी हो सकता है कि बाद में आए, क्योंकि कंपनी ऐसा तो करेगी नहीं एडवर्टीजमेंट पहले दे रही है और रिटेलर के बाद में पहुंच रहा है। क्योंकि अगर मैंने एडवर्टीजमेंट देखी, कस्टमर ने एडवर्टीजमेंट देखी, कंज्यूमर ने, वो देखते ही तुम सामान लेने चला गया और उसे पता रिटेलर कह रहा है हमारे पास तो कोई ऐसा सामान ही नहीं आया, तो उससे क्या होगा कि कंज्यूमर थोड़ा डिससेटिस्फाई होगा कि सामान तो मार्केट में है ही नहीं। तो नई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी हमें कहाँ से मिलती है, रिटेलर से। इसके बाद कन्वीनियंस इन बाइंग। अब क्या है, ये जो शॉप्स होती हैं हर गली में खुली होती है, हर जगह खुली होती है। आप कहीं भी चले जाओ, हाईवेज में चले जाओ, ऐसी जगह चले जाओ, माउंटेन्स में चले जाओ, वहाँ पे भी मैगी खाई होगी सबने। तो यहाँ वहाँ पे मतलब ये कन्वीनियंस रहता है। हम लोग कभी कभी आपने देखा होगा बहुत लोगों को घर से ही थैला टांग देते हैं जिनके नीचे दुकान होती है घर के, तो ईजिली सामान प्रोवाइड करवाते हैं। आजकल तो रिटेलर्स ने भी होम डिलीवरी स्टार्ट कर दिया कि आप 2000-3000 का सामान खरीदते हो तो वो आपके घर में भी सामान देने आ जाते हैं। तो बहुत इजीली कन्वीनियंस के लिए, हमारे सहायता के लिए ये लोग प्रोवाइड करवा देते हैं हमें गुड्स। उसके बाद वाइड सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है
कि अगर हमें ना कोई मान लो डायरेक्टली हमें कोई होलसेलर मिल गया किसी दिन, तो उसके पास भी लिमिटेड ही गुड्स होंगे, बहुत ज़्यादा गुड्स नहीं होंगे। अगर कोई होलसेलर हमें मिल गया है तो उसके पास अगर हम गुड्स लेते हैं, मान लो कोई बिस्किट का ही होलसेलर था, ठीक है, ब्रिटानिया कंपनी का था, तो उसके पास गुड डे के ही बिस्कुट होंगे, या ब्रिटानिया कंपनी के अगर 1-2 और बिस्कुट आते होंगे तो वही बिस्किट मिलेंगे। लेकिन अगर हम रिटेलर के पास जाएंगे तो हमें 10 तरह की वैरायटी दिखा देगा किसी भी प्रोडक्ट की। ये अच्छा नहीं लग रहा तो वो ले लो, जो आपके प्राइस में है उस तरह का ले लो, जैसे आपका टेस्ट है वैसा आप ले लो। तो एक वाइड वैरायटी मिल जाती है कंज्यूमर को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज वही होती है जैसे डिलीवरी करवाना। जब आप एसी खरीदते हो, रेफ्रिजरेटर खरीदते हो, एलसीडी टीवी वगैरह खरीदते हो, तो एसी वाले घर आके इंस्टॉल करके भी जाते हैं, रेफ्रिजरेटर वाले आते हैं वो घर पे डिलीवरी करते हैं, उसको पूरा स्टार्ट करके जाते हैं। तो ये भी इस तरह की भी जो सर्विस होती है रिटेलर आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमें वो उधार में भी सामान बेचता है बायर को, जो उनके पुराने वो होते हैं, क्या कहते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको ये प्रोवाइड करवाता है, या रेगुलर कस्टमर भी कह सकते हैं। तो ये थे बच्चों आपके होलसेलर और रिटेलर के पॉइंट। बहुत इजी पॉइंट है, इसको आपने सिर्फ हेडिंग्स याद कर लेनी है। मैक्सिमम सबकी 4 या 5 हेडिंग याद करना, उससे ज़्यादा मत करना। मोस्टली की है भी 4 या 5 ही, 1-2 ही ज़्यादा हैं उससे। और अंदर का जो टॉपिक्स है, अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, और इनकी एक्सप्लेनेशन कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, कोई ऐसे वर्ड्स भी नहीं आ रहे जो आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो ये था आपका आज की वीडियो का टॉपिक। तो मिलते हैं बच्चों आपकी नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो इसमें लास्ट टॉपिक बच गया है। जैसे इसका जो लास्ट टॉपिक अब हमारा जो बचा है उसमें आ रहा है आपके सिलेबस में डिपार्टमेंटल स्टोर, मेल ऑर्डर और चेन स्टोर, ये लास्ट टॉपिक है, ये करेंगे। और एक जो मैंने डॉक्यूमेंट्स वाला टॉपिक बताया था। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करो क्योंकि सबके एग्जाम आ रहे हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह के, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।